बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गंदम की इमदादी कीमत आज का मेरा मौजू है और ये गंदम के हवाले से एक बड़ी अहम बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो कायम है कौमी असम्बली में, उन्होंने अपने इजलास में ये बताया है कि इस दफ़ा गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गई। ये मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गई और कहा यह जा रहा है कि IMF ने गवर्नमेंट को मना कर दिया है कि वो ज़री जो हमारी जो मंडियां हैं, ज़री जो मराकज़ हैं, ज़री अजनास को जो डील करते हैं, वहाँ पर वो अपनी इंटरफेरेंस को ख़त्म कर दे, वहाँ पर वो मुदाखलत ख़त्म कर दे, वहाँ पर वो बिल्कुल शमूलियत इख्तियार ना करे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने गंदम की इमदादी कीमत में इंटरफेयर नहीं किया और मुकर्रर नहीं की। काश्तकारों के लिए अगर के हवाले से अगर बात करें तो ये बड़ी एक मायूस कुन ये ख़बर है। पिछले साल किसानों के साथ जो कुछ हुआ, काश्तकारों के साथ जो कुछ हुआ, और ख़ास तौर पे जो छोटा किसान है, जो छोटा फार्मर है, छोटा जो ज़िम्मेदार है, वो किस तरह से वो क्राइसिस का शिकार हुआ, किस तरह वो फिनंशियल उसके साथ ज़्यादती हुई कि उसकी गंदम की फसल जो उसने कर्ज़ उठा के, जो इधर उधर से हाथ पांव मार के उस फसल की क्रॉपिंग की, फिर उसको पाला, लेकिन एंड पे जाके मार्केट प्राइस बिल्कुल नीचे गिर गई। मतलब कि 4000 से ऊपर एक्सपेक्टेशन थी, जो किसान के जो अखराजात थे, जो एक्सपेंस थे अपनी फसल के ऊपर, लेकिन जब मार्केट नीचे आई, गवर्नमेंट ने उसमें अपनी शमूलियत इख्तियार नहीं की। जिस तरह से गवर्नमेंट ख़रीदारी करती है, तो पिछले साल गुज़श्ता साल भी गवर्नमेंट ने ख़रीदारी नहीं की। एक लिहाज से वादा किया कि जी हम ख़रीदारी करेंगे, लेकिन क्या यही है कि धोखा दिया, ख़रीदारी नहीं की, और उसका फिर रिज़ल्ट ये निकला कि गंदम की जो एक बम्पर फसल थी वो ज़ाया हुई और बहुत ज़्यादा धचका लगा ये हमारी ज़राअत को, और उसका डायरेक्ट शिकार हुए हमारे छोटे किसान, छोटे ज़िम्मेदार, छोटे जो हमारे फार्मर्स थे। तो ये अब अगर हम ओवरऑल हमारी ज़राअत की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो हमारा जो मुल्की GDP जो है उसमें तकरीबन ये 24% हिस्सा हमारी ज़राअत का है, 24%, और ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए तो कहा जाता है कि ये बैक बोन है हमारी इकॉनमी की। हमारी मईशत को हमारी ज़राअत ने संभाला हुआ है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ा, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी ज़मीनें आ जाती हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है चीज़ों से, जैसे किसी जगह से तेल निकल रहा है, किसी जगह से सोना, तो पाकिस्तान को ख़ास तौर पे, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा इसमें पंजाब का है, यानी कि कोई 60% से ऊपर कंट्रीब्यूशन जो है वो सूबा पंजाब का है। तो ये बात भी एक समझ से बाहर है कि हमारा इतना बड़ा ये इकोनॉमी सेंटर है हमारा पाकिस्तान का ज़राअत जो है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, वो बजाय ज़्यादा होने के वो इसको फैसिलिटेट करें, इसमें सहूलतें फराहम करें, इसको इनकरेज करें, वो इससे हाथ खींचते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दावे तो इश्तिहारात की हद तक नज़र आते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, एक्चुअल जो सूरत हाल है वो यही है कि गवर्नमेंट शायद चाह नहीं रही कि इसको फैसिलिटेट, पता नहीं वजह इसकी क्या है। इसका एक फिगर के शरह नमू जो है वो पिछले साल जो थी वो 8.09 8.9 थी एक साल पहले शरह नमू एग्रीकल्चर की, और इस दफ़ा वो कम होके 1.15 के ऊपर आ गई है। यानी कि तमाम जो हमारी बड़ी फसलें हैं, जिसमें हमारी कपास आ जाती है, जिसमें गन्ना आ जाता है, जिसमें मकई और चावल आ जाता है, उनकी जो एवरेज पैदावार प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। तो आखिर में गवर्नमेंट को ये चाहिए, देखें ये हमारा, जिस तरह से मैंने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी के हवाले से अगर बात की जाए, तो मईशत के हवाले से बात की जाए, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा। हमारी बहुत बड़ी यूथ और पढ़े लिखे ऐसे नौजवान जो जॉब लेस हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको ज़राअत ने एक रोज़गार फराहम किया हुआ है। कई घरों के घर इसके साथ मुंसलिक हैं। हमारी पॉपुलेशन का, वर्क फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ज़राअत के साथ, हमारी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। तो इसको संजीदा इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, संजीदा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है।
گورنمنٹ اس میں کسی بھی پریشر کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے IMF کو کے ساتھ بھی ان کو چاہیے کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تو زراعت کو بہرحال اس کو سہارا دیں. اگر آپ تھوڑا سا گورنمنٹ زراعت کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے گی تو ہمارا بہت بڑا جو جاب لیس، خاص طور پہ میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارے جو نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا ماڈرن کیا جا سکتا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کو لے کے آیا جا سکتا ہے، اور پھر بہت بڑے یعنی کہ جو پڑھے لکھے مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں جو جاب کی جو تلاش میں، ان کو نوکریاں زراعت میں دی جا سکتی ہیں، ان کو زراعت میں ہی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ہم بے روزگاری سے بچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ اوورآل پھر ہمارے ملک کی معیشت کے اوپر آتے ہیں. یعنی کہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو معیشت کے ساتھ پھر ہماری زراعت کے ساتھ پھر ڈائریکٹ جو واسطہ ہے، ڈائریکٹ جو ریلیشن ہے، وہ پھر ہماری انڈسٹری کا ہے. یعنی کہ زراعت بہتر ہوگی، ہماری انڈسٹری بہتر ہوگی، ملک میں روزگار آئے گا، ملک میں نوکریاں پیدا ہوں گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. بہت بڑے جو ہمارا حصہ جو یونیورسٹیاں جو ڈگریاں ایوارڈ کر رہی ہیں نوجوانوں کو، اور وہ جاب لیس ہیں، وہ باہر جانے کی کوشش میں ہیں، وہ پاکستان مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے جابس اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. زراعت کو بہتر کر لیں. گورنمنٹ کو ہم اگین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح بے سہارا، اور جو فیل کر رہا ہے ہمارا فارمر، جو کسان جو چھوٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہماری گورنمنٹ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، ہماری حکومت کو ہماری فکر نہیں ہے، وہ ہمیں پروٹیکشن فراہم نہیں کر رہی، وہ ہمیں شیلٹر فراہم نہیں کر رہی. ان کو احساس دلایا جائے، اور گورنمنٹ کی، اور خاص طور پہ جو گندم کی جو امدادی قیمت ہے اس کو اس طرح نہ چھوڑا جائے، مقرر کی جائے. اور گورنمنٹ جس طرح پورے پچھلے جب سے پاکستان وجود میں آیا گورنمنٹ خود سے گندم خریدتی آ رہی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس دفعہ بھی گندم بائی کرے، اپنی اس روایت کو برقرار رکھے. اس سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا چھوٹا کسان ہو رہا ہے. چھوٹے کسانوں کو برباد ہونے سے، ان کے گھر اجڑنے سے ان کو بچایا جائے. تو آخر میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.